हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉ सूत्रा में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लेक्चर सीरीज चल रही है, उसका 5वां लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे संविदा करने के लिए कौन सक्षम है एवं अगर एक अवयस्क व्यक्ति संविदा कर लेता है तो उसका क्या प्रभाव होगा और अवयस्क के किन परिस्थितियों में हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लो सूत्रा में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संविदा करने की सक्षमता एवं संविदा विधि के अंतर्गत अवयस्क की स्थिति क्या है। मतलब कि कुल मिलाकर अपन डिस्कस करेंगे संविदा करने के लिए कौन कौन सक्षम होते हैं और संविदा करने मतलब एक अवयस्क व्यक्ति संविदा कर लेता है तो उसका क्या प्रभाव होता है और कब एक अवयस्क व्यक्ति की संविदा एक अवयस्क व्यक्ति द्वारा की गई संविदा का प्रवर्तन लॉफुली करवाया जा सकता है और इम्पोर्टेंट केस में। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, संविदा करने की सक्षमता का क्या अर्थ है, धारा 11 में कौन कौन व्यक्ति सक्षम माने गए हैं, संविदा करने के लिए असक्षम व्यक्ति कौन होते हैं और संविदा में अवयस्क व्यक्ति की क्या स्थिति है, और उसके बाद में ये परिस्थितियां मतलब इन 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 चार परिस्थितियों में एक अवयस्क अगर संविदा करता है तो उसका प्रवर्तन करवाया जा सकता है। तो इनको भी अपन देखेंगे। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट केस लो और निष्कर्ष। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अपन को बताना है कि संविदा विधि। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में अपन को बताना है, चलिए अपन शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अपन सबसे पहले बताना संविदा विधि की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला है कि कोई भी संविदा कब वैध बनता है, जब वो विधि द्वारा प्रवर्तित हो। धारा 10 में कुछ शर्तें बताई गई। धारा 10 में शर्तें बताई गई कि एक संविदा कब वैध होती है। तो वो वैध कब होगी, जो संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से तथा वैध प्रतिफल एवं वैध उद्देश्य के साथ की गई, और जहां इस अधिनियम द्वारा कहीं पर शून्य घोषित नहीं किया। संविदा करने की सक्षमता एक वैध संविदा का अनिवार्य तत्व है। यदि कोई पक्षकार संविदा करने के लिए सक्षम नहीं तो समझौता विधि पूर्वक प्रवर्तित नहीं हो सकता। धारा 11 उन व्यक्तियों को निर्धारित करती है जो संविदा करने के लिए सक्षम है। संविदा करने की सक्षमता का जो सिद्धांत है वो इस मान्यता पर आधारित है कि केवल वही व्यक्ति को संविदा के दायित्व से बांधा जा सकता है जो अपने कृत्यों और परिणामों को समझने में समर्थ हो। यह सिद्धांत विशेष रूप से अवयस्क और अस्वस्थ व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अपनाया गया, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने हित को रक्षा करने में सक्षम नहीं होते। ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन। अपन अपन आते हैं सेकंड पॉइंट पर, संविदा करने में सक्षमता का अर्थ। जो संविदा करने की सक्षमता का अर्थ उस विधिक योग्यता से जहाँ पर एक व्यक्ति किसी विधिपूर्ण संविदा में प्रविष्ट मतलब संविदा में इंटर कर सकता है और उसे इन्फोर्सिएबल बाय लॉ करवा सकता है। मतलब बस। और अब धारा 11 में बता, तीसरा पॉइंट, धारा 11 में संविदा करने के लिए कौन कौन सक्षम है। तो संविदा करने में धारा 3 बताती है कि सक्षम कौन कौन है। तो धारा 3 जो है निम्नलिखित व्यक्तियों को सक्षम बनाती है। सबसे पहले तो वयस्क हो, स्वस्थ चित्त हो और जिस विधि के वह अंतर्गत वह हो संविदा करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया। धारा 11 के अनुसार ये तीनों शर्तें इस प्रकार। सबसे पहले वयस्क। वयस्क कौन है, तो भारतीय संविदा वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्ति को वयस्क माना जाता है। लेकिन ये तीन परिस्थितियों में 21 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क माना जाता है। वो तीन परिस्थितियां कौन कौन सी अपन देखते हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें अपने यहाँ पे सबसे पहला जो है तो देखिए भारतीय वयस्कता अधिनियम, वयस्क कौन है, तो भारतीय वयस्कता अधिनियम के अनुसार जो व्यक्ति भारत में रहता है उसको 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वयस्क माना जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां जिसमें 21 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क माना गया, वो क्या है, जो सबसे पहले जो है किसी व्यक्ति के लिए संरक्षक नियुक्त किया गया हो, संरक्षक नियुक्त किया हुआ, या अवयस्क की संपत्ति का प्रबंधन के लिए न्यायालय के अधीनस्थ कोई व्यक्ति हो, या जो अवयस्क न्यायालय के अभिरक्षा का अधीन हो। तो इन तीन परिस्थितियों को छोड़कर बाकी
सारी परिस्थितियों में 18 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क माना गया है, संविदा वयस्क माना गया है। अब स्वस्थ चित्त कौन है? स्वस्थ चित्त का मतलब क्या होता है? धारा 12 में बताया गया कि साउंड माइंड पर्सन कौन है। तो साउंड माइंड वो व्यक्ति होता है जो संविदा करते समय, मतलब जब, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, इसका जो टर्म है संविदा करते समय, एट द टाइम ऑफ बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब संविदा करते समय अब संविदा करते समय अपने कृत्यों और परिणामों के बारे में विचार करने और तर्कसंगत निर्णय लेने में समर्थ हो, मतलब उसे पता चलना चाहिए कि संविदा जो मैं कर रहा हूँ इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है मेरे ऊपर, और क्या लाइबिलिटी क्रिएट होगी और क्या राइट मुझे मिलेंगे। ये सारी चीजों के लिए वो सक्षम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, स्वस्थ चित्त होने का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होना चाहिए। इसका अर्थ बस केवल इतना है कि वो अपने हितों की रक्षा करने में समर्थ हो, कृत्य को परिणामों को समझ सके। यदि किसी व्यक्ति की ऐसी दशा में संविदा करने के लिए राजी किया गया है, सम्मति ली गई है, जो वो अपने कृत्यों को समझ नहीं सकता, तो वह संविदा अप्रवर्तनीय नहीं होगी। अब यहाँ पे जो संविदा करते समय, इस बात का जो मतलब है कि जब कॉन्टेक्ट कर रहा है उस समय वो व्यक्ति समझने के लिए, मान लीजिए एक व्यक्ति हो जिसको दौरे पड़ रहे हो, मतलब जो पागल हो, लेकिन कभी कभी स्वस्थ चित्त हो जाता है, वो कभी कभी स्वस्थ हो जाता है, साउंड माइंड का हो जाता है। तो जब जिस टाइम को साउंड माइंड का हो रहा है तब वो कॉन्टेक्ट कर सकता है, और जिस समय वो अनसाउंड माइंड है वो कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता। मान लीजिए कि एक व्यक्ति इतना नशे में है कि उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो वो कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता उस समय। तो जो इम्पोर्टेंट जो चीज है, सक्षम स्वस्थ चित्त कब होना चाहिए? जब वो संविदा कर रहा हो उस टाइम पे, न तो बाद में, न पहले की स्थिति मान्य है। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो स्थिति होगी वही मान्य होती है। विधि द्वारा अयोग्य, विधि द्वारा अयोग्य संविदा करने की तीसरी शर्त है। तीसरी शर्त ये, व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को प्रचलित रीति से संविदा करने के लिए अयोग्य नहीं, धारा 11 में बताया गया। अब कौन कौन जो है संविदा करने के से वंचित किया गया? तो सबसे पहला जो है, दिवालिया व्यक्ति हो, विदेशी राजदूत हो, या कंपनी का अधिकारी जो अपनी क्षमता से अधिक संविदा करते हो। मान लो कि उससे कंपनी ने बोला गया कि आप 5 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी का लेन देन कर सकते हो बिना कंपनी के किसी व्यक्ति की अनुमति के लिए, किसी एक पर्सन को कंपनी ने ऑथोराइज किया। मान लीजिए कि ए नाम के पर्सन को उसकी कंपनी ने ऑथोराइज किया बाय उसकी कंपनी के द्वारा कि आप जो है 5 लाख रुपीज तक की जो ट्रांसफर्स है वो बिना किसी की अनुमति के कर सकते हो, और यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो। लेकिन अब ये भाई साहब तो कर बैठे 8 लाख का ट्रांजेक्शन, या फिर 6 लाख, 6 लाख का ट्रांजेक्शन, तो ये जो चीजें हैं ये वैलिड नहीं होती है। तो यहाँ पे ये तीन चीजें। अब असक्षम व्यक्ति कौन कौन है? तो धारा 11 का निर्वचन करने पर, एक तो अवयस्क व्यक्ति, एक अस्वस्थ चित्त, और विधि द्वारा अयोग्य घोषित किए गए व्यक्ति। ठीक जो ऊपर जो अपन ने थर्ड नंबर का पॉइंट डिस्कस किया उसका उल्टा। अब संविदा विधि के अंतर्गत एक अवयस्क की क्या स्थिति है? तो अवयस्क के करार का प्रभाव, सबसे पहला जो पॉइंट है अपना, कि एक अवयस्क के करार का क्या प्रभाव है। तो अवयस्क के साथ अगर संविदा की गई है तो संविदा आरंभ से ही शून्य होती है। अगर अवयस्क के द्वारा कोई करार किया गया तो वो प्रारंभ से शून्य है, मतलब कि वॉइड एबनिशियो एट द टाइम ऑफ बिगनिंग जो है वो शून्य। ऐसा नहीं है कि पहले प्रवर्तनीय और बाद में शून्य बनने से पहले ही शून्य है। इससे क्या डिफरेंस होता है वो अपन आगे देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड एबनिशियो, आरंभ से शून्यता का सिद्धांत। तो इसमें यह सिद्धांत है कि आरंभ से शून्य पूर्णतः शून्य मानी गई है। इसका अर्थ कभी भी अस्तित्व में नहीं आई, मतलब जन्म से ही कभी अस्तित्व। ये सिद्धांत मौर्य बनाम धर्मोदास घोष के ऐतिहासिक निर्णय में स्थापित किया गया था। और इस सिद्धांत का परिणाम है कि अवयस्क संविदा को प्रवर्तित नहीं करा सकता, दूसरा पक्ष भी प्रवर्तित नहीं करा सकता, और शून्य होने के कारण उसका कोई विधिक परिणाम नहीं होता। संविदा की शून्यता का आधार धारा 11 जो अवयस्क की संविदा करने से वंचित करती है। अब यहाँ पर तो हो गया अपना। अब अपन देखते हैं कि अवयस्क के विरुद्ध विबंधन नहीं होता। दोस्तों यहाँ पे विबंधन है, बंधन नहीं है, विबंधन जो वर्ड है वो है। तो विबंधन क्या होता है? विबंधन का मतलब होता है कि आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। मान लीजिए कि एक ए नाम के व्यक्ति ने कोई बात बोली कि मैं जो है, फॉर एग्जाम्पल, मैं जो ये काम करूंगा, मतलब एक विधिक दायित्व, ऐसे ही नहीं, विधिक दायित्व सृजित करते हो कोई भी बात बोली तो उस बात पे स्टॉपर लग जाता है, वो मुकर नहीं सकता। मान लो कि आज उसने बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी जो है ये मेरी है, मैं इसका ओनर हूँ, ओनर ऑफ इस प्रॉपर्टी का ओनर जो मैं हूँ। लेकिन कल को ये व्यक्ति इस बात से मुकर नहीं सकता कि मैं तो ओनर हुई नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। या कल को अगर इसके हाथ में प्रॉपर्टी होगी तो इसके ऊपर स्टॉपर लगाया जा सकता है, मतलब अपनी बात की उसे मुकर नहीं सकते। तो ये बात जो माइनर की उसमें लागू नहीं होती। मतलब इसका सीधा सा सिंपल व्यक्ति, अगर माइनर व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, माइनर ने जैसे कि बोल दिया कि मैं जो है वयस्क था, धोखाधड़ी करी, वयस्क, माइनर एक ये जो था माइनर था,
उसने बी नाम के व्यक्ति को धोखाधड़ी करके कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करवाया कि मैं माइनर हूँ, तो ए ने जो धोखाधड़ी की है, तो इस बात पे इसके ऊपर स्टॉपल नहीं लगेगा कि तुमने पहले बोला था कि तुम माइनर नहीं हो, क्योंकि अवस्था के ऊपर स्टॉपल नहीं लगता है। अब देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं अपन, तो और भी अच्छे से आपको चीज डिस्कस जो है चीजें जो डिस्कस होती जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है, विबंधन का सिद्धांत अवयस्क के विरुद्ध लागू नहीं होता है। अवयस्क अपनी आयु के बारे में धोखाधड़ी करता है या स्वयं को वयस्क बताकर कोई ऋण लेता है, तो वह अवयस्कता का बचाव कर सकता है। अन्य पक्षकार यह तर्क नहीं दे सकते कि अवयस्क ने स्वयं को वयस्क बताया था, तो उसे विबंधन का सिद्धांत बाध्य होना चाहिए। सार अंतर्निहित तर्क कि अवयस्क के विरुद्ध लागू किया जाए, तो इसकी स्थिति यह होगी कि जो संविदा शून्य है वो धारा 11 के विरुद्ध होगा, इसलिए अवयस्क के विरुद्ध निबंधन लागू नहीं किया जा सकता। रेस्टिट्यूशन मतलब प्रत्यावर्तन, रेस्टिट्यूशन ये होता है कि पक्षकारों को अपनी अपनी स्थिति में लाना। कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले वो जिस स्थिति में थे, अगर किसी कारण से संविदा जो है शून्य हो गई, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले इसके पास जो थे, आपको बताते हैं रेस्टिट्यूशन क्या होता है। यहाँ पे आपको पेज ऐड करके बताते हैं। यहाँ पर देखिए रेस्टिट्यूशन क्या होता है। मान लीजिए ए व्यक्ति जो था, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं जो तुम्हें है 5 लाख रुपए दूंगा और तुम जो है मुझे अपनी कार देना। अब ए व्यक्ति ने तो अपने 5 लाख रुपए बी को दे दिए, लेकिन अब बी भाई साहब अपनी कार किसी भी कारण से, मान लो इनकी कार चोरी हो गई, डैमेज हो गई, या ये इन्फोर्समेंट नहीं कर रहे, इन्होंने कार नहीं दी। अब इस भाई ने तो 5 लाख रुपए दे दिए ना, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता तो भाई के पास होते 5 लाख रुपए, जो कि इस भाई के पास है अभी एक भी नहीं, अब इसके पास है 0 रुपए। और भाई के पास 5 लाख रुपए और गाड़ी प्लस गाड़ी कार भी है, दोनों चीजें जो है इस भाई के पास है। तो यहाँ पर रेस्टिट्यूशन लागू करवा के इसे ये जो 5 लाख रुपए हैं, ये 5 लाख रुपए ए को वापस देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ये चीज अवयस्क के बारे में लागू नहीं होती है। मतलब अवयस्क ने अगर कोई लाभ प्राप्त कर लिया है तो आप उसे प्रत्यावर्तित नहीं करवा सकते। आरंभ में यही बोला था, लेकिन धीरे धीरे ये जो चीजें ये बदल चुक गई है। देखिए यहाँ पर अब पढ़ते हैं, प्रत्यावर्तन का प्रश्न तब उत्पन्न होता है, प्रत्यावर्तन का प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब अवयस्कों को संविदा के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त होता है संविदा को, और वह संविदा को शून्य घोषित कर देता है। क्या अवयस्कों को प्राप्त लाभ वापस करना चाहिए? धारा 65 के अंतर्गत प्रत्यावर्तन का सिद्धांत उन संविदा पर लागू होता है जो शून्य या अप्रवर्तनीय नहीं होती, किंतु अवयस्क की संविदा जो शून्य आरंभ से ही, इसलिए धारा 65 या कोई अन्य धारा के कारण नहीं होती, इसलिए जो है यहाँ पर लागू नहीं होता है। और मोहरी बीबी के बाद में भी इस बात को बोला गया था। लेकिन धीरे धीरे जो है खानबुल वर्सेस, अभी जो बाद में धीरे धीरे अवस्थी के पास अगर कोई वस्तुएं हैं, मान लो धीरे धीरे जो है कोर्ट ऑफ इक्विटी सामने आकर न्यायालय ने ये बात बोली कि अवस्थी के पास अगर कोई वस्तु अभी भी और वो पहचानी जा सकती तो उन्हें वापस करने का आदेश दिया जा सकता है। इस संबंध में खानगुल बनाम लाका सिंह का वाद जो है अवलोकनीय है। अब अवयस्क व्यक्ति अगर बेनिफिशियरी पोजीशन में हो, मान लीजिए एक अवयस्क जो संविदा तो नहीं कर सकता लेकिन लाभार्थी बन सकता है। मान लीजिए अवयस्क को जैसे कि कोई प्रॉपर्टी किसी ने ट्रांसफर कर दी या कोई गिफ्ट दे दी या कोई ट्रस्ट के द्वारा थ्रू ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्ट के थ्रू कोई उससे काम करवा लिया गया है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये यहाँ पर होती है। मतलब सिर्फ लाभार्थी बनाया जा सकता है लेकिन उसे बाध्य नहीं किया जा सकता किसी भी दायित्व के लिए कि ये दायित्व में संविदा के कारण दायी बने। अब अवयस्क के लिए एजेंट, तो धारा 113 जो बताती है कि एक प्रिंसिपल कौन बन सकता है और जो एजेंट कौन है, तो धारा 184 के अनुसार अवयस्क व्यक्ति भी एजेंट बन सकता है। लेकिन वो जो प्रिंसिपल जो होता है वो उसके कार्यों से, जो एजेंट जो काम करता है वो, मान लीजिए एक ए नाम के व्यक्ति ने, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी नाम के व्यक्ति को अपना एजेंट बना लिया और बी जो था वो माइनर था, मतलब उसकी एज जो है 18 साल से कम थी। तो ये जो भी काम करेगा ना, इससे जो है मालिक तो बाउंड होगा, लेकिन ये व्यक्ति न तो मालिक द्वारा न इसके द्वारा किए गए कार्यों से बाउंड होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक जो अव्यस्क जो पार्टनर के रूप में, तो साझेदारी का, जो साझेदारी जो पार्टनरशिप जो वो भी कॉन्ट्रैक्ट से ही बनती है। अव्यस्क को संविदा तो नहीं कर सकता अथवा वो पूर्ण साझेदार नहीं बन सकता, लेकिन भारतीय पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग अवयस्क साझेदारी फार्म लाभों के लिए रूप में प्रविष्ट किया जा सकता है। मतलब ये ऊपर जो है ना, ऊपर जो अवयस्क लाभ, ये जो अपन ने सिक्स वाला पॉइंट जो है डिस्कस किया, वो वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट जो पार्टनरशिप का है। अब
जो इसका इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है ये वो है। अधिकतर एग्जाम में यही चीज पूछी जाती है, ऊपर वाली चीजें बहुत ही कम पूछी जाती है। यहाँ पर जो है अवयस्क संविदा शून्य होने का सामान्य नियम महत्वपूर्ण अपवाद है। मतलब अवयस्क संविदा शून्य होती है, लेकिन धारा 68 जो है इसका अपवाद क्रिएट करती है। धारा 68 के अनुसार जो व्यक्ति संविदा करने के लिए असमर्थ है, किसी भी कारण अवयस्क है, अस्वस्थ चित्त है, किसी भी कारण से, और उसे कोई आवश्यक वस्तु, दोस्तों यहाँ पे आवश्यक वस्तुएं जो इंपॉर्टेंट है, उस व्यक्ति को अगर दी जाती है, अगर अवयस्क व्यक्ति को कोई आवश्यक वस्तुओं की प्रतिपूर्ति करवाई जाती है तो असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से प्रतिपूर्ति करने का अधिकार होता है। इस धारा के अनुसार सबसे पहले तो ये आपूर्तिकर्ता जो अवयस्क व्यक्ति के ऊपर दायित्व के लिए वाद नहीं ला सकता। दूसरा जो संपत्ति से कर सकता है, आवश्यक वस्तु का अर्थ केवल जीवन की न्यूनतम आवश्यक नहीं बल्कि अवयस्क की सामाजिक स्थिति। अब मान लीजिए यहाँ पर इस बारे में जो नेस्ट वर्सेस इनमैन का वाद जो अवलोकन है, अब यहाँ पर देखते हैं कि आवश्यक वस्तु किसे बोला गया। तो जो अपना टर्म है यहाँ पर, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर अपना टर्म है आवश्यक वस्तु में, यहाँ पर अपन देखते हैं। तो हाँ, अपन कहाँ पे थे? एक मिनट, कहाँ पर थे? हाँ, आवश्यक वस्तु के संदर्भ में समझने के लिए अपन ने वो जो किया था। आवश्यक वस्तु किसे बोलते हैं? मान लीजिए ए नाम का जो पर्सन है, ये मान लीजिए ए नाम का जो पर्सन है, उसकी नेटवर्थ है, उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है, वो माइनर है, उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उसकी फैमिली की नेटवर्थ जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स या अरबों खरबों रुपए में इसकी नेटवर्थ है। मान लीजिए मुकेश अंबानी जी, और उनकी जो सबसे छोट डेथ हो गई सभी की, और उनके परिवार में सबसे छोटा अवयस्क लड़का बचा, तो उसके लिए आवश्यक वस्तु रोटी कपड़ा मकान नहीं, रोटी भी लग्जरी जो 5 स्टार होटल में बनती है वो सारी जो लग्जरी जो चीजें हैं उसकी, उसके अकॉर्डिंग टू उसकी जो स्थिति है, उसकी नेटवर्थ के अकॉर्डिंग जो है लागू होगी। उसकी उनकी जगह मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उनकी जगह एक बी नाम का व्यक्ति है, जो कि मान लीजिए उसकी वो भी आवश्यक है, उसकी फैमिली में भी कोई भी नहीं बचा है, डेथ हो चुकी है सभी की, और वो गरीब व्यक्ति, तो उसके लिए आवश्यक वस्तु अलग होगी। उसके लिए लग्जरी 5 स्टार होटल, ट्रेवलिंग के लिए एरोप्लेन, ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट नहीं, उसके लिए रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक चीजें, यहाँ पर इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो अपनी मैटर करती है उसकी नेटवर्थ कितनी, यानी उसकी पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति के अनुसार आवश्यक वस्तुओं का निर्धारण होता है। कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि आप बस से ही किराया कर सकते हैं, और उसकी उसकी क्षमता क्या है, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, अगर उसके माता पिता या कोई भी अन्य व्यक्ति होता है, उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार तो आवश्यक वस्तु उन्हें माना गया है। तो धारा 68 के अनुसार अगर एक कोई व्यक्ति जो है अवयस्क व्यक्ति है, अपनी संविदा के समय अगर कोई अवयस्क व्यक्ति को कोई आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करता है, तो जो है उसकी प्रॉपर्टी से, माइनर की या असक्षम व्यक्ति की प्रॉपर्टी से वसूल सकता है। ध्यान रखना, उससे नहीं, उसकी प्रॉपर्टी से ही वसूल करेगा, ना कि उससे। अब वयस्क जो रेटिफिकेशन मतलब अनुसमर्थन किया, अवयस्क व्यक्ति ने अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उस समय अवयस्क था, तो क्या वो जब बाद में जब माइनर वो हो जाता है मेजर, तो क्या उसके बाद में जो है वो उसको रेटिफाई कर सकता है, मतलब अनुसमर्थन कर सकता है कि हाँ हाँ ठीक है मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो जी दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तब उसकी उम्र थी 15 साल, और जब वो 18 साल का हुआ, 18 साल के बाद उसने बोल दिया कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो इससे मैं अभी बाउंड हूँ, मैं इसका अभी समर्थन करूँ, तो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि संविदा जो शून्य से, मतलब आरंभ से ही शून्य होती है, तो आरंभ से शून्य जिसका अस्तित्व ही नहीं है, तो उसका अनुसमर्थन कैसे करेगा? इसलिए वो अनुसमर्थन भी नहीं कर सकता है। अब वे परिस्थिति से एक अवयस्क के करार का प्रवर्तन करवाया जा सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो यहाँ पर जो अपन ऊपर जो चीज डिस्कस करी पॉइंट नंबर 5 में, उसी के जो पॉइंट है यहाँ पे छोटे छोटे, वो आपको डिस्कस करने हैं। यहाँ पर जैसे सबसे पहले अवयस्क व्यक्ति लाभार्थी होना चाहिए, उसको आवश्यक वस्तुएं दी गई हो धारा 68 के अकॉर्डिंग, और अवयस्क एजेंट हो, या विनिर्दिष्ट अनुपालन में कुछ स्पेसिफिक काइंड में जो है कोड जो है दे सकता है। उदाहरण मतलब मान लीजिए संपत्ति का क्रय किया और विक्रेता, मतलब कुछ
चीजों में जो है वहां पर भी उसको लागू करवाया जा सकता है। ये जो 4 पॉइंट है अपन को लिखना है, ये सब अपन ने ऊपर डिस्कस किया, उसी को यहाँ पे एलोबरेट, अगर एग्जाम में दोनों चीजें एक साथ में नहीं पूछेगा, या तो वो पूछ सकता है कब प्रवर्तन करवाया जा सकता है, एक अव्यवस्था की संविदात्मक दायित्व क्या है। तो आपको जो पूछे उसके अकॉर्डिंग लिखना है यहाँ पर, आप उसके लिए आंसर में। अब आते हैं इंपॉर्टेंट केस पर। अब मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, अपन पहले ही लेक्चर से हर क्वेश्चन में लगभग लगभग इसे डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा कोई सा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि अपन अब चार जो टॉपिक पढ़े हैं उनमें से किसी टॉपिक में इस केस पे डिस्कस नहीं किया हो। और अगर अगर आपको ध्यान है कि अपन ने किसी वीडियो में या किसी लेक्चर में इस केस का वर्णन नहीं किया, तो कमेंट में जरूर बताएं कि ऐसा कौन सा जो लेक्चर है उसमें अपन ने इसको नहीं देखा है। तो इसके फैक्ट और सारी चीजें तो जो है अपन ने डिस्कस कर ली थी, लेकिन यहाँ पे आपको इसके लिए पहली वीडियो देखना चाहिए। इसके लिए इसको अपन ने डिटेल में समझाया गया है। यहाँ पे जजमेंट क्या दिया गया यही अपन बोलते हैं। जजमेंट बेसिकली यही बात बोलती थी कि एक अवयस्क की जो संविदा होती है वो वॉइड एबनिशियो होती है, और अवयस्क व्यक्ति संविदा करने में सक्षम नहीं है। वो सारी जो पॉइंट अपन ने लागू बोला वही बोला है। बेसिकली अपन को सिर्फ इतना सा लिखना है कि अवयस्क द्वारा की गई जो संविदा है वो आरंभ से ही शून्य होती है। अब इसके बाद में जो है अपन आते हैं इसमें खानगुल ये खागुल नहीं है दोस्तों, खानगुल है। खानगुल बनाम लाखासी है। इसे आप सही कर लीजिएगा, ये जो है यहाँ पर है। यहाँ पर आपको लिखना है खानगुल, खानगुल बनाम लाखासी। तो ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, तो देखते हैं इस केस में क्या हुआ था। देखते हैं अपन इस केस में क्या हुआ था। तो इस केस में जो है कोर्ट ने ये निर्णय दिया था, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने, एक जो अवयस्क व्यक्ति था, उसने झूठ बोल के उसने बोला था कि मैं मेजर हूँ, आई एम द अबोव द एज ऑफ 18, मैं 18 साल से ऊपर का हूँ और मैं कॉन्टेक्ट करने के लिए राजी हूँ, और आप मेरी प्रॉपर्टी बेच लीजिए। अब जो प्लेंटिफ था खानगुल भाई साहब, उन्होंने तो जो है उनको जो है, अरे कहाँ जा रहा है भाई, ऐसे मत कर बेटा, पढ़ाने दे, ध्यान से पढ़ने दे हमें। तो यहाँ पर जो है आप सब इधर देखिए, छोटी छोटी चीजों के लिए ध्यान नहीं भटकाना चाहिए दोस्तों, सबकी नजर इधर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है अवयस्क व्यक्ति ने क्या बोला कि मैं जो है 18 साल की एज से ऊपर का हूँ, और मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ। जो 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 प्लेंटिफ थे खानगुल भाई साहब, उन्होंने इनको मनी दे दी प्रॉपर्टी की, बाद में अपन ट्रांसफर करेंगे, अभी ये लो आपको प्रॉपर्टी के लिए पैसे दे दे। बाद में इसने बोला मैं तो अवयस्क हूँ। तो कोर्ट ने क्या बोला कि अगर अवयस्क व्यक्ति जो है, एक अवयस्क के द्वारा की गई संविदा शून्य होती है आराम से। अरे क्या हो रहा है यार इसको। हाँ। तो यहाँ पर कोर्ट ने जो बोला कि अवयस्क की संविदा शून्य तो है, लेकिन अगर अवयस्क को प्राप्त संपत्ति यदि अभी भी उपलब्ध हो तो उसे वापस करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। मतलब अगर वो प्रॉपर्टी पहचानने लायक हो, उसके पास हो, पहचानी जा सकती है, तो उससे दी जा सकती है। ये जो बेसिकली ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन देता है, अगर कोई व्यक्ति भूल में कांटेक्ट कर देता है तो उसको आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्सेस इनमैन, ये केस भी दोस्तों इंपॉर्टेंट आता है, जो अवयस्क के साथ अपन सेक्शन 68 लिखते हैं ना, आवश्यक वस्तु पूर्ति। तो इसमें इसमें एक व्यक्ति ने जो है एक, यहाँ पर इस केस के फैक्टर अपन उससे समझते हैं। अरे भाई तेरी क्या इच्छा है, आज बोल दे तू। यहाँ पर क्या हुआ था कि एक दर्जी था नेश नाम का, एक दर्जी थे भाई साहब, एक नेश नाम के, अरे एक नेश नाम के दर्जी थे। उस एक नेश नाम के दर्जी थे, उनके पास जो है इनमैन नाम का जो एक माइनर व्यक्ति गया, आई, और उसने बोला कि मेरे लिए आप 11 जो है फैंसी सूट सिल के मुझे दे दीजिए। इसने तो यही बोला कि मुझे 11 फैंसी सूट चाहिए। अब भाई साहब जो दर्जी भाई साहब थे, नेशमैन नेस, इन्होंने सूट सुल के भाई को दे दी। तो भाई ने बोला कि काय के पैसे, में तो माइनर हूँ। तो ये नेस भाई साहब कोर्ट कर बोले कि मैंने इनको आवश्यक वस्तुएं दी, तो धारा 68 के अनुसार मैं इनकी प्रॉपर्टी से जो है मेरे पैसे वसूलने को जो है, मेरे पैसे वसूलने के लिए मैं धारा 68 के अकॉर्डिंग सामने वाले जो अवैध व्यक्ति है, इसको मैंने आवश्यक वस्तुएं दी है, तो मैं इसकी संपत्ति से जो है मेरे द्वारा जो कोड दिए गए हैं, जो कोड सिल के इसको दिए गए हैं, उसकी मैं
भरपाई उसकी प्रॉपर्टी से कर सकता हूँ। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, फैंसी सूट जो है आवश्यक वस्तुओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। बस यही था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि फैंसी कोड जो है आवश्यक वस्तु के लिए दो शर्त होनी। सबसे पहले तो सामाजिक स्थिति के अनुरूप हो, मतलब सामने वाले सामाजिक, वही उसकी नेटवर्क, जैसे कि अनिल अंबानी जी के घर में कोई नहीं बचा है, गाँव भी बचा है, तो उसके लिए कपड़े खरीदना, खाना खाना और ट्रेवलिंग की सारी चीजें लग्जरी होगी। वहीं अगर दूसरा व्यक्ति होगा तो उसके लिए अलग होगी। ये है। और वास्तव में आवश्यक होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि आवश्यक ही नहीं, उसके पास 50 जोड़ी कपड़े पड़े हो तुम उसको कपड़े दे रहे हो, उसको नीड भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि नेस भाई के जो दर्जी है वो जो है कंपनसेशन यानी प्रतिपूर्ति करवाने के अधिकारी नहीं। तो दोस्तों ये तीन केस जो है इस क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट केस है। बाकी जो केस ना इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन केस को आप या तो चाहे तो वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कभी एग्जाम में वो याद नहीं आते तो आप इन्हें भी लिख सकते हैं। लेकिन ये केस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आपने अगर इन तीन में से भी कोई, ऊपर वाले तीन में से कोई दो केस लिख दिए तो आपका काम हो जाएगा। अब चलते कंक्लूजन की तरफ। अब देखिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कंक्लूजन। तो अपन को कंक्लूजन में बेसिकली यही बताना है कि ऊपर जो अपन ने बात की उसमें देखा गया कि पक्षकारों की सक्षमता जो संविदा का आवश्यक तत्व है, धारा 11 में जो बताया गया है, संविदा करने के लिए वयस्क, स्वस्थ चित्त और विधि द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया व्यक्ति जो है संविदा करने के सक्षम है। और वयस्क और इनके ठीक विपरीत अवयस्क, अस्वस्थ चित्त और विधि द्वारा अयोग्य घोषित किया गया जो व्यक्ति संविदा करने के लिए असक्षम है। अंततः अवयस्कों की सुरक्षा का सिद्धांत संविदा विधि का मूलभूत सिद्धांत है। विधि का उद्देश्य अवयस्कों के शोषण का रोकना और उनके हितों की रक्षा करना है। साथ ही आवश्यक वस्तु की पूर्ति जो लाभार्थी की स्थिति, क्षमता, प्रत्यावर्तन जैसे उपाय सुनिश्चित करते हैं कि अवयस्क की सुरक्षा सिद्धांत अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अन्याय का साधन न बने। तो दोस्तों यहाँ पर अपन को इतना ही बताना, जो अपन ऊपर देखा धारा 11 में किसे किसे क्या बताया, और ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है। अवयस्क की सुरक्षा के लिए मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा नहीं होगा तो उसको आवश्यक वस्तुओं की जगह, जैसे भाई साहब ने फैंसी कोड सिल दिए, तो कोई भी व्यक्ति ऐसे अवयस्क के लिए कोई भी चीजें करके उसकी प्रॉपर्टी हड़प सकता है। इसलिए आवश्यक वस्तुओं का जो सिद्धांत है वो अवयस्क के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों खत्म में आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे शून्य करारों के बारे में। अपना लेक्चर नंबर जो 6 होगा वो शून्य करार किसे बोलते हैं, और शून्य करार मतलब कौन कौन से करार शून्य होते हैं उसके बारे में अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों समाप्त करते हैं आज का लेक्चर यहीं। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और आप अपने चैनल से, हाँ तो दोस्तों आज का वीडियो जो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। और अब जो अपना अगला लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 6, वो जो अपन देखेंगे कि शून्य करार किसे बोलते हैं, कौन कौन से करार शून्य होते हैं, धारा बेसिकली 24 से 30 तक अपन आने वाले अगले क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों बने रहिए अपने इस आगे वाले वीडियो देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और आपको आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।